शुरुआत कीजिए, बहाना मत बनाइए और समझ में नहीं आता है इंडेक्स फंड में लगाइए। बाज़ार में पैसा इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि बाज़ार कैसा करेगा। बाज़ार में आप इसलिए पैसा लगाते हैं क्योंकि बाज़ार में पैसा लगाना ज़रूरी है जी। आधा पैसा अपना निफ्टी में लगा दीजिए, 1/4 पैसा जूनियर निफ्टी में लगा दीजिए और 1/4 पैसा अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स में लगा दीजिए तो आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल गया, खर्चा कम हो गया। नमस्कार और स्वागत है आपका निवेश का बड़ा सवाल के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में। तो आज के एपिसोड में बात करते हैं कि साल 2025 में आप अपने लिए एक विनिंग इक्विटी पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, और वो भी तब जबकि आधा साल बीत चुका है। और हमारे साथ होंगे धीरेन्द्र कुमार। स्वागत है धीरेन्द्र। पहला प्रश्न तो ये कि ये जो साल रहा है इतने अप्स एंड डाउन्स के साथ, और कभी चढ़ा कभी उतरा मार्केट, ऐसे में आप कैसे देखते हैं ये साल इक्विटी मार्केट के लिए कैसा रहा और कैसा रहने वाला है? इक्विटी बाजार में एक तरह से बढ़त और गिरावट का दौर लगा रहता है। पिछले 3-4 साल में लोगों को ऐसा लगा है कि बाजार केवल ऊपर जाता है और बहुत सारे नए निवेशक आए, इसलिए ऐसा भ्रम है जी। लेकिन इक्विटी बाजार ऐसा ही रहता है और सालों साल ऐसा रहता है, सैकड़ों साल से ऐसा ही है। अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि इक्विटी बाजार हमेशा ऊपर जाता रहेगा तो कभी कभी ऊपर जाता है, नीचे आता है, और कम समय में इक्विटी बाजार को गैस करना असंभव है। और लंबे समय में 4-5 साल में, 6 साल में, खासकर भारत में गैस करना मेरे लिए बड़ा आसान है। मुझे भरोसा है कि 4-5 साल में अगर आप ऊंचे पॉइंट पे भी अगर आपने पैसा लगा दिया, पिछले साल सितंबर में भी पैसा लगा दिया, एक डाइवर्सिफाइड फंड में लगाया जी, तो आपको नुकसान नहीं होगा। आपको फिक्स्ड इनकम से, फिक्स्ड डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। अगर आपने SIP जारी रखा तो उससे भी आपका रिटर्न बढ़ जाएगा जी। और इसलिए ज़रूरी ये है कि आप पोर्टफोलियो ऐसा बनाइए जो आपके ज़रूरत के हिसाब से हो, आपके समय के हिसाब से हो, आपके उतार चढ़ाव के हिसाब को झेलने के हिसाब से हो। इसलिए नहीं क्योंकि आप बाज़ार में पैसा इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि बाज़ार कैसा करेगा। बाज़ार में आप इसलिए पैसा लगाते हैं क्योंकि बाज़ार में पैसा लगाना ज़रूरी है जी। बाज़ार में वही पैसा लगाना चाहिए जिसमें कि आप टिके रहिए या टिक पाइए। जिस पैसे को लगा करके आप टिक नहीं पाएंगे वो बाज़ार पैसा में कभी नहीं लगाना चाहिए। और ये नियम का अगर आप पालन करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि बाज़ार के उतार चढ़ाव से आपको इतनी उत्तेजना होगी, या आप डिसअपॉइंटेड होंगे, या आप इससे खुश होंगे। क्योंकि इक्विटी बाज़ार का जैसे ही आप 5-7 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये पूरे रिटर्न का आधार क्या है। उतार चढ़ाव को झेलना आपके रिटर्न का आधार है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए धीरेन्द्र सर, एक वेल थॉट आउट पोर्टफोलियो, उसका व्यवहारिक अर्थ क्या है? उसका व्यवहारिक अर्थ ये है कि पहले तो उसमें वैसा पैसा लगा हो जिसका कि आपको कम से कम 5 साल तक ज़रूरत नहीं पड़े जी। दूसरा, डाइवर्सिफाइड हो। और ये जो डाइवर्सिफिकेशन का जो डेफिनेशन है जी, वो 4-5 तरीके का डाइवर्सिफिकेशन हो, वो अलग अलग स्टाइल के फंड में पैसा लगा हुआ। और ये मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा एक उदाहरण से कि अगर आपको 1 लाख रुपए का SIP करना है तो आप 4 फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा लगा सकते हैं। अगर आपको, और वो चारों फंड अगर 4 अलग अलग कंपनी का हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो स्टाइल भी अलग अलग आदमी को भी आपने इंटरेस्ट कर दिया और आपका पैसा डाइवर्सिफाई भी कर गया। आपका पैसा अंडरलाइंग शेयर्स में जो है वो करीब 100-125 शेयर में पैसा लगा होगा, क्योंकि ये जो चारों फंड होंगे उनका आधा पोर्टफोलियो कॉमन होगा। करेक्ट। और बाकी जो पोर्टफोलियो होगा वो अलग होगा। तो इसी उद्देश्य के लिए आप दूसरे तरीके से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप निफ्टी 50 में पैसा लगाते हैं, उसके बाद जूनियर निफ्टी में पैसा, अगर आधा पैसा अपना निफ्टी में लगा दीजिए, 1/4 पैसा जूनियर निफ्टी में लगा दीजिए, और 1/4 पैसा अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स में लगा दीजिए, तो आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल गया, खर्चा कम हो गया जी। एक्टिव मैनेजमेंट नहीं है, तीनों में आपका और पूरे बाजार में आपकी भागीदारी हो गई, और ये पोर्टफोलियो 250 स्टॉक शेयर्स में ये स्प्रेड होगा। तीसरा तरीका है कि आप एक इंडेक्स फंड में पैसा लगाइए। निफ्टी और जूनियर निफ्टी में अगर आप अपना आधा पैसा लगा देते हैं और बाकी पैसा आप मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड में लगाते हैं जी, जो कि एक्टिवली मैनेज्ड है, तब भी आपका बाजार में एक्टिव मैनेजमेंट भी हो गया, खर्चा भी कम हो गया। लार्ज कैप और स्मॉल कैप और मिड कैप पूरे बाजार में आपका एक्सपोजर हो गया, और केवल आधे पैसे में ही आप फंड मैनेजर का रिस्क ले रहे हैं जी। बाकी में तो आप बाजार का केवल रिस्क ले रहे हैं, और बाजार ऊपर नीचे आपको ना बाजार से कम मिलेगा ना ज़्यादा मिलेगा, आधे पैसे पे और काफ़ी कम खर्चे पे। तो कई तरीके से इसी उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। ज़रूरी ये है कि आप हमेशा डाइवर्सिफाई कीजिए, डाइवर्सिफाइड रहिए।
स्टाइल का डाइवर्सिफिकेशन भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो इंडेक्स फंड में कीजिए। और एक तीसरा चीज़ जो बनाने का, ये जो साइकोलॉजिकल जो आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड होता है या जो डिसअपॉइंटमेंट होता है या आपका बिहेवियर ख़राब करता है, वो है एक साथ पैसा लगाना। अगर यही सारा काम अगर आपके पास कहीं से एक साथ 50 लाख रुपया आया और आपने किया और आप ये लगा करके घबराहट में पैसा निकाल सकते हैं, अगर सितंबर के बाद जो जनवरी तक बाज़ार का स्थिति था, या कभी कभी बाज़ार में बहुत कम समय में 10-20% की गिरावट होती है, उस समय घबराहट में बाज़ार से निकलने के लिए ज़रूरी है कि आप स्टेडीली अपना पोजीशन बिल्ड कीजिए। अच्छा धीरेन्द्र सर, अगर एसआईपी की बात करें तो साल का मध्य है और ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसा सोचते हैं कि क्या रेलेवेंट है कि आप आधे साल आने के बाद एसआईपी शुरू करें। बहुत सारे लोगों को ये चिंता होती है कि भाई साल का जो शुरुआत था वो बेस्ट एंट्री पॉइंट वो था, वो हम चूक गए, तो अब लगाने का फ़ायदा है कि नहीं, ये भी लोग सोचते हैं। नहीं, वो जो नहीं लगाना चाहते हैं वो ये सब सोचते ही रहते हैं। मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया समय था लगाना जब से आपके लिए संभव था लगाना जी। और नेक्स्ट बेस्ट समय है अभी, तुरंत जी। इस प्रोग्राम के बाद लगा दीजिए। और ये संभव है। आप किसी फिनटेक के ऐप पे जाइए, वैल्यू सर्च फंड एडवाइजर के ऐप पे जाइए, वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो सेटअप कीजिए, मैंडेट दीजिए और अपना निर्धारित कर दीजिए, लगाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप ये जब आप 5 साल 10 साल के लिए लगाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि अभी आपका पैसा कितना लगा। और आप एसआईपी करने जा रहे हैं, अगर मान लीजिए 3 महीने कम भी हुआ, 4 महीने ज़्यादा भी लग गया, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अगले 5-10 साल में। मुझे लगता है कि आपको तुरंत शुरू करना चाहिए और बहाना बनाना बंद कीजिए, तुरंत शुरू कीजिए। अगला एक बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं आजकल की, जबकि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, क्या कोई ऐसा सेक्टर या ऐसा थीम है जिस पर आपको लगता है कि निवेशकों को 2025 के शेष बचे समय में ध्यान केंद्रित करना चाहिए? बहुत सारे सेक्टर हैं, लेकिन निवेशकों को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन सारे सेक्टर्स में फंड मैनेजर को आप पैसा दे रहे हैं वो चिंता करने के लिए। वो चिंता करेगा कि उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए और कब नहीं लगाना चाहिए। आप उसको पैसा दे रहे हैं, ये जो आपको 75 बेसिस पॉइंट 1% जो आपका मैनेजमेंट फ़ी कटता है, जो आपको दिखता नहीं है, वो फंड मैनेजर की जिम्मेवारी है जी। और अगर आप वो कर रहे हैं, जब तक आपको कोई ख़ास जानकारी नहीं हो, अगर आपके पास, क्योंकि जानकारी की ही बात नहीं है, अगर मुझे लगता भी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बड़ा फ़ायदा होने वाला है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल ख़रीदने लायक है, अभी सस्ता है, अभी महंगा नहीं है। और ये मुझे कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में कब मंदी आ जाएगी जी। और एक ख़ास चीज़ जो लोगों को ध्यान देना चाहिए जब इस तरह के स्पेशलिस्ट व्हीकल में आप पैसा लगाएं, कि डाइवर्सिफाइड फंड का मैंडेट बड़ा ज़रूरी है और वहाँ पे आपका अधिकतर पैसा होना चाहिए। 70-80% पैसा आपका वहीं होना चाहिए। उसका कारण क्या है कि जैसे आपने मान लीजिए किसी थीमेटिक फंड में पैसा लगाया या किसी सेक्टर फंड में पैसा लगाया, कि बैंकिंग फंड में लगा दिया, तो बैंकिंग फंड बैंकिंग के अलावा किसी और चीज़ में नहीं लगा सकता है। लेकिन डाइवर्सिफाइड फंड बैंकिंग के स्टॉक में जो इंडेक्स का वेट है उससे ज़्यादा लगा सकता है, 40% लगा सकता है। अगर आप किसी टेक्नोलॉजी फंड में लगाते हैं तो टेक्नोलॉजी में ही लगाएगा, चाहे टेक्नोलॉजी में किसी भी तरह की गिरावट आए या उसका आउटलुक बहुत ही ग्रिम हो जाए। लेकिन अगर आप किसी डाइवर्सिफाइड फंड में पैसा लगाते हैं तो वहाँ पे वो 8-10% जो इंडेक्स में जो वेट है उतना तो टेक्नोलॉजी में लगेगा ही लगेगा, ज़रूरत पड़ी तो दुगना भी कर सकता है। तो डाइवर्सिफाइड फंड कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, लेकिन इस तरह का सेक्टोरल फंड डाइवर्सिफाई नहीं कर सकता। और ये एक बहुत बड़ी ये इसके बारे में आपको चिंतित होना चाहिए। और इसके वजह से बहुत बार लोगों को नुकसान होता है इस फंड में पैसा लगाने की वजह से, क्योंकि उसमें से निवेशक पैसा लगाता भी नहीं है। आमतौर पे निवेशक पैसा लगाते हैं जब कहीं पे कोई भारी बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा है और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की जब शुरुआत हुई थी उसमें लोगों ने पैसा लगा दिया। फिर जब गिरावट हुई तो आप अपना 10 रुपये जब 9 रुपये हो जाए तो आप कभी नहीं निकालते हैं, आप इंतज़ार करते रहते हैं कि जब ये दोबारा 10 रुपये होगा तो आप निकालेंगे जी। तो वैसे में निवेशक काफ़ी बार इस साइकोलॉजिकल जब जो हमारा एंकरिंग हो जाता, हम एंकर्ड हो जाते हैं एक दाम पे कि हमने 10 रुपये लगाए थे और नुकसान हम नहीं लेंगे, तो उसके वजह से आपको लंबे समय तक उसमें अटकना पड़ता है, जो कि डाइवर्सिफाइड फंड में आप उससे बच पाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट को लेके क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को? मतलब एक निवेशक अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित कैसे रख सकता है, खासतौर पे एक अस्थिर समय जब चल रहा हो उस दौरान? अगर आप 3-4 चीज़ का ख्याल रखें कि एक तो आप SIP कर रहे हैं, तो
आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आपका पैसा अभी भी जारी है। आप एक बाज़ार के पीक को नहीं पकड़ेंगे तो आप उससे से काफ़ी रिस्क कम हो जाता है। दूसरा, कम समय का पैसा आप फिक्स्ड इनकम में ही रखेंगे। तीसरा, आपका जो इक्विटी का पैसा वो डाइवर्सिफाई होगा। 70-80% पैसा आपका इक्विटी का डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। बाकी आपका अगर स्टॉक पोर्टफोलियो है या कोई सेक्टर है या कोई थीमेटिक चीज़ है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपको भरोसा भी है, आप विश्वास भी करते हैं, वो भी आपका कम होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भारी उतार चढ़ाव होगा शायद जिसके लिए आप तैयार नहीं हो। और ये 3 चीज़ करने के बाद आपको चौथा चीज़ जो कि ख्याल रखना चाहिए कि जब आपका पैसा एक भारी रकम हो जाए, क्योंकि छोटी छोटी रकम से आपने एक बड़ी पूंजी इकट्ठा की है, और तब आप गिरावट से बचने की तैयारी शुरू कर दीजिए। और गिरावट से बचने की तैयारी यही है कि आपको फिक्स्ड इनकम में पैसा तब भी लगाना चाहिए अगर उस पैसे की ज़रूरत आपको नहीं है। आप 100% पैसा आपका इक्विटी में ना हो, चाहे वो 20% हो, 25% हो, 35% हो, आपका उतना फिक्स्ड इनकम में होना चाहिए ताकि पूरा बाजार जब धराशायी हो जाए तो आपको लगे कि 1/3 पैसा आपका पूरी तरह से सिक्योर है। सबसे आखिर में सर हम लोगों को ये बता दीजिए कि इस साल अपने इक्विटी पोर्टफोलियो को बिल्ड करने और उसको रिव्यू करने वाले निवेशकों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण सलाह आपकी क्या होगी? शुरुआत कीजिए, बहाना मत बनाइए, और समझ में नहीं आता है इंडेक्स फंड में लगाइए। नहीं, अगर थोड़ा बहुत समझ में आता है किसी मल्टी कैप, किसी फ्लेक्सी कैप फंड में लगाइए, और किसी सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड में आपके पूरे पैसे का 10% से ज़्यादा ना हो। बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए देना। धन्यवाद आपका। और सबसे आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि आज की कन्वर्सेशन में एक चीज़ आपने बार बार सुनी होगी, नोटिस की होगी कि समय अभी का है। अगर कोई समय निकल गया उसका पश्चाताप मत करिए, अभी से शुरू कर दीजिए। और ये एपिसोड एक बार नहीं, बार बार देखिए जब तक समझ में नहीं आता। बस आखिर में कहना यही है, मंत्र एक ही है, शुरुआत अभी से कर दीजिए। और वैल्यू रिसर्च हिंदी का ये वाला एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। कोई प्रश्न हो अपने निवेश से जुड़ा हुआ तो हमें लिख के ज़रूर भेजिएगा। नमस्कार।